हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। मैं हूं राहुल और मैंने अपने पिछले यूट्यूब वीडियो में आपको ईटीओ की पूरी डिटेल्स दी थी। एक ईटीओ की क्या क्या जॉब एंड रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है, ईटीओ बनने के लिए क्या एलिजिबिलिटी होती है, ईटीओ के लिए बेस्ट कॉलेजेस कौन से हैं, ईटीओ की सैलरी क्या होती है। तो इस वीडियो के बाद आप सभी का बहुत सारा प्यार मुझे मिला। मुझे यूट्यूब पे बहुत सारे कमेंट्स मिले, इंस्टाग्राम पे मुझे बहुत सारे मैसेजेस मिले और इसके साथ ही बहुत सारे स्टूडेंट्स का ये कहना था कि ईटीओ की एग्ज़ाम्स के लिए कैसे तैयारी की जाए, कौन कौन से टॉपिक्स पढ़ा जाए। क्योंकि होता क्या है कि ईटीओ के लिए जो एलिजिबल डिपार्टमेंट्स है, इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग, इलेक्ट्रॉनिक्स इंजीनियरिंग, कम्युनिकेशन इंजीनियरिंग, इंस्ट्रूमेंटेशन इंजीनियरिंग और भी दो तीन डिपार्टमेंट्स इसके लिए एलिजिबल होते हैं। तो एक इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग के बच्चे को ये पता नहीं चलता है कि अपने डिपार्टमेंट्स के अलावा और कौन कौन से डिपार्टमेंट्स की कितनी पढ़ाई की जाए, कौन से टॉपिक से पढ़ाई की जाए। और सिमिलरली दूसरे डिपार्टमेंट्स के बच्चों के लिए भी सेम कन्फ्यूज़न होता है। तो मैंने सोचा कि क्यों ना इस पे एक डिटेल वीडियो बनाया जाए। क्योंकि मेरा इस ईटीओ एग्ज़ाम्स में चारों कॉलेज जो मैंने बताया था, एंग्लो, समुद्रा, तोलानी, ग्रेटिसन, मैंने इन चारों कॉलेज के एग्ज़ाम्स और इंटरव्यू दिए हैं, तो मुझे इसका अच्छा एक्सपीरियंस है। तो इसके लिए मैंने एक डिटेल डॉक्यूमेंट्स बनाए हैं जिसमें मैंने सारे क्वेश्चंस को गैदर किए हैं। तो इस वीडियो में मैं आपको वो शेयर करने जा रहा हूँ। इससे पहले कि मैं आपको ये टॉपिक शेयर करूँ, आपको मैं बता देना चाहता हूँ कि सारे टॉपिक्स को कलेक्ट करने में, अरेंज करने में बहुत ही समय लगा है और इसमें बहुत ही मेहनत लगी है। इसलिए मैं आपको ये सारी चीज़ें आपको फ्री ऑफ कॉस्ट नहीं देने जा रहा हूँ। मैं इसके लिए आपको चार्ज करूँगा और मेरी चार्जेस होगी आपका 10 सेकंड का कीमती समय। और उस 10 सेकंड में आपको वीडियो को लाइक करना है, शेयर करना है और सबसे इम्पोर्टेंट इस चैनल को सब्सक्राइब करना है। तो मेरे इस यूट्यूब चैनल पे आपको सारी इन्फॉर्मेशन फ्री ऑफ कॉस्ट मिलेगी। मैं आपसे आपके 10 सेकंड के अलावा और कुछ भी चार्ज नहीं करने जा रहा हूँ। तो आप वीडियो के साथ बने रहें, पूरे अंत तक आप इस वीडियो को देखें क्योंकि मैं बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज़ बताने जा रहा हूँ एग्ज़ाम्स के लिए। एक एक टॉपिक्स आपको प्रिपेयर करने होंगे, अच्छे से प्रिपेयर करने होंगे। ये टॉपिक स्टार्ट करने से पहले एक और इम्पोर्टेंट बात मैं आपको बताना चाहता हूँ। ये सारी इन्फॉर्मेशन को गैदर करने में मेरे प्रिय दोस्त, मेरे क्लासमेट जतिन मंगानी और स्वरूप का बहुत ही बड़ा योगदान रहा है। इसलिए मैं अपने तरफ से उनको अपने दिल से धन्यवाद देना चाहता हूँ कि उन्होंने अपना कीमती समय निकाला अपने जूनियर दोस्तों भाइयों के लिए। सो एक बार फिर से धन्यवाद जतिन और स्वरूप। तो चलिए शुरू करते हैं, देखते हैं उन सारे टॉपिक्स को। मैंने सारे टॉपिक्स को एक प्रॉपर वे में कैटेगराइज कर दिया है, जैसे इलेक्ट्रिकल सर्किट्स के टॉपिक, ट्रांसफार्मर, जनरेटर, मोटर, पावर सिस्टम, कंट्रोल सिस्टम, डिजिटल, इलेक्ट्रॉनिक्स, ये सारी चीज़ को अच्छे से कैटेगराइज कर दिया है। कुछ टॉपिक्स इधर उधर हो सकते हैं जो कि आप मैनेज कर लेना। तो सबसे पहले स्टार्ट करते हैं जनरल बेसिक इलेक्ट्रिकल सर्किट से, वहाँ से कौन कौन से क्वेश्चंस आते हैं। तो आपको जितने भी इलेक्ट्रिकल क्वांटिटीज़ हैं, करंट, वोल्टेज, पावर, एनर्जी, कैपेसिटर, इंडक्टर, इंडक्टेंस, कैपेसिटेंस, कंडक्टेंस, रेसिस्टेंस, इन सब के आपको अच्छे से यूनिट पता होना चाहिए। ये आपको एक दो क्वेश्चन यहाँ से मिल सकते हैं। दूसरा टॉपिक है आपको पावर फैक्टर, सिंगल फेज का, थ्री फेज का अच्छे से आपको निकालने आना चाहिए। उसमें आपको आर, एल, सी तीनों के वैल्यू दिए जा सकते हैं और फिर आपसे पूछा सकता है कि इस सर्किट में पावर फैक्टर क्या है। और आगे चलते हैं, वोल्टेज करंट के बीच में जो एंगल होता है कैपेसिटर में, इंडक्टर में, उससे क्वेश्चंस आते हैं। बहुत ही बेसिक क्वेश्चंस आते हैं, जैसे दे सकते हैं। आपको बहुत ही डीप इसमें नहीं पढ़ना है। जितने भी मैं आपको टॉपिक्स बताते जा रहा हूँ आप उसका बेसिक्स पढ़ते जाइए, बस उतना काफ़ी है एग्जाम्स के लिए। फिर आपको एसी सर्किट्स आप अच्छे से पढ़ लेना, उसमें इफेक्टिव वोल्टेज क्या होता है, आरएमएस, इंस्टेंटेनियस वैल्यू, एवरेज वैल्यू, सारे वैल्यूज़ आप पढ़ लेना। और जितने भी इलेक्ट्रिकल के लॉज हैं, फैराडेज लॉ, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन लॉ, ये सारे जितने भी लॉज जो बेसिक्स हैं वो आप पढ़ लेना। आप कैपेसिटर और इंडक्टर की एनर्जी के बारे में पढ़ लेना, उसमें किस टाइप की एनर्जी स्टोर होते हैं, उनमें स्टोर्ड एनर्जी होती है वो किस वैल्यू पे डिपेंड करती है। फिर डाइलेक्ट्रिक स्ट्रेंथ क्या होता है, और सीरीज और पैरेलल कनेक्शंस के बारे में आपको पढ़ना होगा। क्योंकि एक जो रेसिस्टेंस होता है वो सीरीज में जब होते हैं तो उसमें क्या होता है, पैरेलल में होता है तो उनकी क्या वैल्यू होती है। या कुछ आपको क्वेश्चन ऐसे भी आ सकते हैं कि दो तीन बल्ब पैरेलल में लगे हुए हैं, अगर एक बल्ब उससे निकाल दिया जाए तो पूरे सर्किट पे क्या इफेक्ट आएगा, उसमें पावर कंजप्शन घटेगा या बढ़ेगा। तो ये टॉपिक्स आप पढ़ लेना अच्छे से। एक सर्किट में पावर कंजप्शन कब ज़्यादा होगा, हाई रेसिस्टेंस होने से या लो रेसिस्टेंस होने से। फिर रेसिस्टेंस में जो हीट डिसिपेशन होता है वो किन किन पैरामीटर्स पर डिपेंड करेगा। फिर एक ऑपोजिशन ऑफर्ड बाई कॉइल, उसे क्या बोलते हैं। ओवरलोड इन ए सर्किट क्या होता है। पैरेलल आरसी सर्किट के बारे में पढ़ लेना। फिर थ्री फेज सिस्टम के बारे में पढ़ लेना, उसमें स्टार कनेक्शन, डेल्टा कनेक्शन में वोल्टेज और करंट का रिलेशन क्या होता है,
इस पे क्वेश्चंस आते हैं। चलिए अब हम नेक्स्ट टॉपिक पे बढ़ते हैं, वो है ट्रांसफार्मर। आप ट्रांसफार्मर की वर्किंग प्रिंसिपल को अच्छे से पढ़ लेना। कितने टाइप के ट्रांसफार्मर होते हैं, टू वाइंडिंग ऑटो ट्रांसफार्मर, इसमें क्या डिफरेंस है, किसकी रेटिंग ज़्यादा होती है। फिर ट्रांसफार्मर को हम केवीए में क्यों रेटिंग करते हैं, उसे केडब्ल्यू में क्यों नहीं रेटिंग करते हैं। आइडियल ट्रांसफार्मर के क्या क्या कैरेक्टरिस्टिक्स हैं, ट्रांसफार्मर में क्या क्या लॉस होते हैं, वो लॉस किन किन पैरामीटर्स पे डिपेंड करती है। फिर वो एक क्वेश्चन आते हैं, ट्रांसफार्मर रेशियो का क्या मतलब हुआ, 20:1 रेशियो, इस व्हाट डज दिस मीन, तो ये पढ़ लेना। हाफ वेव और फुल वेव रेक्टिफायर के बारे में पढ़ लेना। मिनिमम नंबर ऑफ डायोड्स रिक्वायर्ड टू फॉर्म ए रेक्टिफायर। और फिर एक क्वेश्चन मुझे अभी भी याद है, ये था कि हाफ वेव रेक्टिफायर इज बेस्ट यूज्ड फॉर चार्जिंग ए बैटरी, रनिंग ए मोटर, रनिंग ए टेप और रनिंग ए रेडियो। तो इस तरह क्वेश्चन था। तो नेक्स्ट टॉपिक हम आगे बढ़ते हैं, वो है मोटर के बारे में। आप सारे मोटर के अच्छे से फंक्शंस पढ़ लेना, कितने टाइप के मोटर होते हैं, फिर मोटर में इंटरपोल का क्या फंक्शन होता है, और स्टार्टिंग टॉर्क मोटर की क्या होती है, स्टार्टिंग करंट कितने टाइम्स ज़्यादा होती है। जनरेटर में आपको पढ़ना है अल्टरनेटर के बारे में, स्टेटर वाइंडिंग, रोटर वाइंडिंग, कौन सा वाइंडिंग मैग्नेटिक फील्ड कैरी करता है और कौन सा वाइंडिंग लोड करंट कैरी करता है। फिर आपको डीसी जनरेटर के बारे में पढ़ना होगा, कितने टाइप के होते हैं, सन जनरेटर क्या है, और अगर रेजिडुअल मैग्नेटिज्म लॉस हो जाए तो उसको किस तरह से रिकवर करते हैं। फिर वोल्टेज रेगुलेशन क्या होता है, पॉजिटिव वोल्टेज रेगुलेशन, नेगेटिव वोल्टेज रेगुलेशन। फिर एक क्वेश्चन ऐसा था कि अगर इफ़ सेम करंट इज पासिंग थ्रू टू वायर्स वेदर इट विल अट्रैक्ट और इट विल रिपल, ये था। फिर पावर सिस्टम में पढ़ते हैं। पावर सिस्टम से ज़्यादा क्वेश्चंस नहीं आते हैं, एक क्वेश्चंस मुझे जो याद है वो है इनफाइनिट बस इन जनरेटर सिस्टम। फिर मेजरिंग इंस्ट्रूमेंट से क्वेश्चंस आते हैं, जैसे मूविंग आयरन इंस्ट्रूमेंट्स होते हैं वो एसी के लिए यूज होंगे, डीसी के लिए यूज होंगे, या दोनों के लिए यूज होंगे। फिर मूविंग आयरन में जो डिफ्लेक्टिंग टॉर्क होता है वो किस क्वांटिटी से प्रोपोर्शनल होता है। और एक क्वेश्चन आया था, वाइल रिमूविंग एमीटर फ्रॉम पीटी इट्स सेकेंडरी शुड बी शॉर्ट सर्किटेड बिकॉज ऑफ, सो क्या रीज़न है। फिर 2 वाट मीटर मेथड के बारे में, इफ़ इट इंडिकेट्स जीरो रीडिंग व्हाट डज इट मीन। फिर जो इलेक्ट्रॉनिक्स से जो क्वेश्चंस आते हैं, इस पर बहुत सारे क्वेश्चंस आते हैं इलेक्ट्रॉनिक्स से। अच्छा, आप डायोड्स के बारे में पढ़ लेना, एनपीएन ट्रांजिस्टर, बीजेटी क्या होते हैं, वाई सिलिकॉन इज यूज्ड फॉर मेकिंग डायोड्स, आइडियल ट्रांसफार्मर, जेफेट, मॉसफेट। एससीआर के बारे में पढ़ना, होल्डिंग करंट क्या होता है, लैचिंग करंट क्या होता है। फिर बैंडविथ ऑफ ए एम्पलीफायर, हाउ टू इंक्रीज द बैंडविथ। फिर देखते हैं डिप्लीशन रीजन क्या होता है सेमीकंडक्टर में, एंड डिप्लीशन रीजन का कारण क्या होता है। फिर फोटो कंडक्टिव सेल में जो वोल्टेज होता है वो किस क्वांटिटी से प्रोपोर्शनल होता है, इंटेंसिटी ऑफ लाइट से डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है या इनडायरेक्टली प्रोपोर्शनल है। फिर सेमीकंडक्टर्स के बारे में पढ़ना, डायोड, एक क्वेश्चन ऐसा था, सेमीकंडक्टर विच एक्ट्स एज डायोड एंड टू रेसिस्टर। फिर बैरेक्टर डायोड, एससीआर थायरिस्टर, डार्लिंगटन पेयर, ट्रांजिस्टर इज यूज्ड इन, कहाँ से इसके एप्लीकेशंस हैं, डायोड्स कहाँ यूज होता है। एन टाइप मटेरियल में कौन से जो चार्जेस होते हैं वो मेजोरिटी होती है। टाइप ऑफ बॉन्ड इन सेमीकंडक्टर डिवाइसेस, ये है। और डिजिटल इलेक्ट्रॉनिक्स में आपको पूरे गेट्स के बारे में पढ़ना होगा, एंड गेट, और गेट, नाइन गेट, नॉर गेट, क्योंकि इसमें एक सर्किट इवैल्यूएशन का क्वेश्चन आता है जिसमें 3-4 आपको गेट्स दिए रहेंगे, एक आउटपुट फिक्स होगा, तो उन गेट्स को क्या क्या इनपुट दिए जाए, 0 1 दिया जाए कि एक आपका आउटपुट वो आएगा। फिर आपको एक क्वेश्चन था, सीरीज सर्किट का इक्विवेलेंट गेट कौन सा होता है। फिर पीजो इलेक्ट्रिक क्रिस्टल क्या होते हैं, 1 किलोबाइट में कितने बिट्स होते हैं। आपको डेसिमल टू बाइनरी और बाइनरी टू डेसिमल आपको कन्वर्जन आना चाहिए। फिर आगे बढ़ते हैं कंट्रोल सिस्टम में। कंट्रोल सिस्टम में आपको ओपन लूप और क्लोज लूप सिस्टम के बारे में कैरेक्टरिस्टिक पूछ सकते हैं। फिर नेगेटिव फीडबैक के एडवांटेज क्या है, डिसएडवांटेज क्या है, पॉजिटिव फीडबैक के एडवांटेज क्या है, डिसएडवांटेज क्या है, इससे क्या इफेक्ट पड़ेगा पूरे सिस्टम पे। फिर कंट्रोलर में पीआईडी कंट्रोलर क्या है। तो बहुत बेसिक्स आप ये क्वेश्चंस प्रिपेयर कर सकते हैं। फिर आपको कुछ मैथ्स और रीजनिंग एप्टीट्यूड पे भी क्वेश्चंस आ सकते हैं जो कि आप बहुत ही इजीली सॉल्व कर सकते हैं। और कुछ क्वेश्चंस फिजिक्स के ऊपर भी थे जो कि क्लास 11th के लेवल के थे, जैसे फलक्रम सिस्टम, गियर सिस्टम, पुली सिस्टम, इस पर कुछ न्यूमेरिकल्स आए थे। फिर एक डिस्प्लेसमेंट क्वेश्चन था, अ पर्सन मूव x किलोमीटर टू साउथ, देन y किलोमीटर टू ईस्ट, देन z किलोमीटर टू नॉर्थ,
देन व्हाट विल बी हिज फाइनल डिस्प्लेसमेंट, इस तरह के थे। फिर बैंकिंग ऑफ रोड्स पे एक क्वेश्चन था। फिर एक स्क्रबर टावर क्या होता है, इस पे क्वेश्चन है। फिर आपको कुछ जनरल क्वेश्चंस भी मिल सकते हैं जनरल नॉलेज के बारे में, जैसे ओजोन का फंक्शन क्या है, बीजीए क्या होता है, बॉल ग्रिड एरे, जीडब्ल्यूपी ग्लोबल वार्मिंग पोटेंशियल, ओडीपी ओजोन डिप्लेशन पोटेंशियल, फिर वाई सी एफ सी इज़ नॉट यूज एज ए रेफ्रिजरेंट इन रेफ्रिजरेटर। तो और इसके साथ ही कुछ इंग्लिश के भी क्वेश्चंस आ सकते हैं, डिपेंडिंग कि आप किस कॉलेज के एग्ज़ाम दे रहे हैं। सारे कॉलेज के पैटर्न में थोड़ा सा अंतर होता है, किसी में 10, किसी में 15, किसी में 20 मार्क्स के इंग्लिश के पेपर होते हैं। तो इंग्लिश के पेपर में आपको कुछ पैसेज हो सकते हैं जिसको रीडिंग के बेसिस पे आपको 2, 3, 4, 5 क्वेश्चंस आपको आंसर करने होंगे। फिर सिनोनिम्स, एंटोनिम्स के क्वेश्चंस, एरर फाइंडिंग इन ए सेंटेंस, या फिर जंबल वर्ड्स रहेंगे, उसे प्रॉपर सेंटेंस में आपको बनाना होगा। तो इस तरह के इंग्लिश के बहुत ही इजी क्वेश्चंस आते हैं, बहुत आसानी से उसे आंसर कर सकते हैं। आपको बिल्कुल चिंता की करने की कोई बात नहीं है। और आप आजकल जो होता है एग्ज़ाम जो होते हैं सारे कॉलेज कोविड के कारण ऑनलाइन एग्ज़ाम ले रहे हैं। आपको कंप्यूटर पे एक लिंक आएगा, उसका यूज़र नेम और पासवर्ड मिलेंगे आपको। और जूम मीटिंग पे आपका मीटिंग ऑन रहेगा, आपका वीडियो ऑन रहेगा। और दूसरी तरफ आपका जो इन्विजिलेटर रहेंगे वो आपको देखते रहेंगे। और आपका एग्ज़ाम एक प्रॉक्टेड स्क्रीन पे होगा, उससे आप ना तो किसी दूसरे स्क्रीन को खोल सकते हैं, आप ना किसी ब्राउज़र को खोल सकते हैं। तो इस तरह से एग्ज़ाम का बहुत इजी होता है, आपको कोई चिंता करने की कोई बात नहीं है। आराम से एग्ज़ाम दीजिए, आराम से आपका क्लियर हो जाएगा। तो चलिए वीडियो को यहीं पे अंत करते हैं, और आप मुझे कमेंट सेक्शन में बताएं कि आपको वीडियो कैसा लगा। आप मुझे इंस्टा पे भी फॉलो कर सकते हैं, मैसेज कर सकते हैं। मेरा इंस्टा आईडी है राहुल कुमार 4869। और बहुत जल्द ही मैं एक ईटीओ के इंटरव्यू पे एक वीडियो बनाने जा रहा हूँ, जिसमें मैं आपको इंटरव्यू में पूछे जाने वाले सारे टेक्निकल, नॉन टेक्निकल क्वेश्चंस के बारे में बताऊँगा। और जो भी ऑनलाइन एग्जाम से पूछे गए क्वेश्चन अगर इस वीडियो के बच गए हैं, मैं आपको वो अगले वीडियो में शेयर कर दूंगा। मुझे 2-3 दिन का टाइम लगेगा इसमें अपने और दोस्तों से कलेक्ट करने में। और मैं आपको इन्फॉर्मेशन के लिए बता दूं कि सारे कॉलेजेस के एग्ज़ाम्स के फॉर्म निकल चुके हैं। तो लारी मराठा इंस्टीट्यूट का बैच जो है मार्च में स्टार्ट हो रहा है, और उसका 6 फरवरी को एप्लीकेशन का लास्ट डेट है। समुद्र का ये बैच अप्रैल में स्टार्ट होने वाला है, और उनके एप्लीकेशन स्टार्ट हो गए हैं। एंग्लो का भी बैच स्टार्ट होने वाला है, शायद मार्च या अप्रैल में। आप उनके ऑफिशियल वेबसाइट पे चेक कर सकते हैं। तो आगे के अपडेट्स के लिए आप मेरे यूट्यूब चैनल के साथ बने रहें। धन्यवाद।